नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 30 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रीट के एग्जाम में जो आ सकते हैं। और इससे पहले जो रीट और आरटेट में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं वो भी इसमें साथ में इंक्लूड किए गए हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके बन सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, व्याख्या सहित आपको बताऊंगा, एक एक को समझा के बताऊंगा। अच्छे से आप देख लेना क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय रहेगा। इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आपके आ जाते हैं वो मैंने इसमें सब शामिल कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा सवाल है, सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद में ऑप्शंस देखते हैं। आदि काव्य किस ग्रंथ को स्वीकार किया जाता है? दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो प्रश्न की भाषा रखी है वो हिंदी रखी है। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी वाले हैं तो उनको थोड़ा सा संस्कृत डायरेक्ट समझ में नहीं आती है। मैं धीरे धीरे आपको 2-3 टेस्ट के बाद में संस्कृत भाषा कर दूंगा यहाँ पर, जिससे कि थोड़ा सा आपको समझने में मतलब सहूलियत रहेगी। तो कह रहे हैं कि आदि काव्य किस ग्रंथ को स्वीकार किया जाता है। ऑप्शंस में हमारे हैं महाभारतम, रामायणम, ईशोपनिषद और ऋग्वेदम। तो आपको इनमें से 4 में से ऑप्शन छांट के बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो आदि काव्य, आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। किसको कहते हैं? रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। आदि का मतलब प्रथम होता है, तो प्रथम काव्य रामायण को ही माना जाता है। यदि प्रश्न आता कि आदि कवि किसे कहते हैं, तो आदि कवि के लिए आपको यहाँ पर वाल्मीकि जी का नाम याद रखना होगा। आदि कवि पूछते हैं तो वाल्मीकि आपको करना है। आदि काव्य यदि पूछते हैं तो आपको यहाँ पर रामायण ऐसा ऑप्शन ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला हमारा सवाल देखिए इसी तरह का है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा सवाल है, आदि कवि हैं। आदि कवि कौन हैं? आदि कवि किसे कहते हैं? ऑप्शन है वाल्मीकि ही, व्यास है, कालिदास है, पाणिनि ही। ठीक है, अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि आदि काव्य हमारा रामायण है, तो रामायण को लिखने वाले जो हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? आदि कवि कहेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट वाल्मीकि ही। वाल्मीकि को हम आदि कवि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अगला सवाल हमारा देखते हैं। ये हमारा संस्कृत सामान्य जो परिचय है संस्कृत व्याकरण का, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते हैं उनका यहाँ पर संकलन किया है। अगला सवाल है नंबर 3, मंत्रों का संकलन कहलाता है, यानी कि मंत्रों का संकलन क्या कहलाता है? ये हमारा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन है ऋचा, वेद है, स्तुति ही, संहिता। बताइए, इन 4 ऑप्शंस में से आपको फटाफट राइट आंसर छांट के बताना है। क्या कहते हैं? मंत्रों का संकलन क्या कहलाता है? बताइए। चलिए, अपना अपना आंसर सोच लें और लास्ट में आप खुद आकलन करके बताइए कि आपके कितने आंसर राइट हो रहे थे। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा आपका संहिता। डी ऑप्शन इसका एकदम सही है, संहिता। यानी कि जो मंत्र हैं उन मंत्रों का संकलन, जब बहुत सारे मंत्रों का एक जगह संकलन हो जाता है उसका नाम होता है संहिता। वैसे आपने पढ़ा होगा संहिता का मतलब संधि भी होता है। ठीक है, संधि का मतलब जोड़ना होता है, इकट्ठा करना होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे चलिए, अगला सवाल है हमारा 4 नंबर का सवाल। एक से एक सवाल है, अच्छे से अच्छे सवालों को यहाँ पर मैंने रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है हमारा 4 नंबर पे, वेद का मुख्य रूपेण विभाजन है, यानी वेद का मुख्य रूप से विभाजन किस तरह किया गया है? वेद को हमने जब मुख्य रूप से विभाजन किया तो कितने भागों में किया? मंत्र भाग, व्याख्या भाग, ए या वे दोनों, और उपनिषद। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, हम आपको राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इसलिए है क्योंकि जब वेद का भाग किया जाता है, वैदिक साहित्य को हम जब विभक्त करते हैं तो वैदिक साहित्य को हम बांटते हैं वेद और वेदांग में। वेद और वेदांग में हम इनको बांटते हैं। उसके बाद में जब वेद का विभाजन किया जाता है, ठीक है, तो एक हमारा इसमें मंत्र भाग होता है। ठीक है, एक तो मंत्र भाग हो जाता है और दूसरा इधर आपका व्याख्या भाग हो जाता है। इस तरह यहाँ पर 2 भाग होते हैं और यही आपसे पूछा जा रहा है कि वेद का मुख्य रूपेण विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वेद और वेदांग 2 हिस्से हो गए वैदिक साहित्य के। यदि वैदिक साहित्य के हिस्से की बात करें, विभाजन की बात करें, तो यहाँ पर आपका वेद वेदांग आएगा। जब वेद की बात करें तो मंत्र भाग और व्याख्या भाग। ठीक है, मंत्र भाग में आपको मंत्र मिलते हैं सारे के सारे। इसमें संहिताएं हैं आपके 4 संहिताएं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद में इनकी जो व्याख्या मिलती है वो व्याख्या ग्रंथों के अंदर मिलती है आपको। ठीक है, एकदम स्पष्ट हो गया। आगे चलिए, अगला हमारा सवाल है 5 नंबर, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, सवाल को पढ़ते हैं। ऋच्यते स्तूयते अनया इति।
संस्कृत में लिखा हुआ है कि रिच्यते स्तूयते, स्तूयते का मतलब, रिच्यते का मतलब होता है आपका स्तुति करना, ठीक है। रिच्यते का अर्थ स्तुति करना और स्तूयते का अर्थ भी स्तुति करना होता है, इसलिए हमने बराबर करके लिखा। तो कह रहे हैं स्तूयते अनया इति। अब यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या कहते हैं, स्तूयते अनया इति, उसको क्या कहते हैं, उसको ऋचा, उपनिषद, मंत्र है, संहिता। बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर सोचिए अपना। बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋचा। ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, ए। अब ऋचा क्या होता है, एक बात ध्यान से सुन लो आप। देवताओं के स्तुति परक जो मंत्र हैं, ठीक है, देवताओं के जो स्तुति परक मंत्र है ना, उन मंत्रों को हम क्या कहेंगे भैया, उनको हम कहेंगे ऋचा। क्या कहेंगे, मंत्रों को क्या कहेंगे हम, ऋचा। स्तुति परक जो मंत्र हैं देवताओं के, उनको हम कहते हैं ऋचा। संस्कृत में लिखते हैं ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋचा, ऐसे। तो ऋचा आपको समझ में आ गया ऋचा क्या होती है। चले आगे, चलिए आगे चलिए। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए 6 नंबर पे, वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं है। आपने वेदत्रयी तो सुना होगा, ऐसे जैसे लघुत्रयी सुना होगा आपने, ठीक है, बृहत्त्रयी सुना होगा, इसी तरह वेदत्रयी। तो वेदत्रयी के अंदर 3 वेदों के नाम आते हैं। अब 3 वेद कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए, चौथा अपने आप बच जाएगा जो नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद है, सामवेद। इनमें से कौन सा ऐसा वेद है जो वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए फटाफट। सिंपल है। और ये 3 जो आप देख रहे हैं ये आपके वेदत्रयी के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब वेदत्रयी में हमारे यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद हो जाते हैं। आपका अथर्ववेद जो है सबसे नवीन वेद माना जाता है, ठीक है, लास्ट में जोड़ा गया है, यानी कि सबसे लेटेस्ट हम इसको कह सकते हैं। और सबसे प्राचीन की बात करें तो हमारा ऋग्वेद हो जाता है सबसे प्राचीन, ऐसे। तो आप समझ गए होंगे वेदत्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद की गिनती नहीं होती है। चलें आगे, चलिए अगला हमारा सवाल है, देखिए एक से एक सवाल है, सारे सवाल बहुत ही लाजवाब हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कर्म कांड परक व्याख्या किस वेद व्याख्या भाग में मिलती है। बहुत बढ़िया सवाल किया है। कह रहे हैं कि कर्म कांड परक व्याख्या, यानी कर्म कांड से संबंधित व्याख्या किस वेद व्याख्या भाग में मिलती है। हमने कहा कि जो वेद है उस वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक तो मंत्र भाग और दूसरा वेद भाग। तो वेद भाग के भी अलग अलग भाग हैं। वेद भाग के 3 भाग होते हैं, जैसे कि एक ब्राह्मण भाग होता है, एक आरण्यक भाग होता है, एक उपनिषद भाग होता है। तो एक तो देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, एक तो होता है ब्राह्मण भाग, एक होता है आपका आरण्यक भाग, एक होता है आपका उपनिषद भाग। ये 3 भाग हैं आपके, ठीक है, 3। ये आपके व्याख्या भाग हैं, यानी कि जो व्याख्या भाग है हमारा वो ब्राह्मण है, एक तो ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में है, एक आरण्यक ग्रंथ के रूप में, एक उपनिषद ग्रंथ के रूप में। प्रश्न ये कह रहा है कि कर्मकांड परक व्याख्या किस जगह मिलती है इन तीनों में से, ये आपका सवाल है। ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथ में, आरण्यक ग्रंथ में, उपनिषद ग्रंथ में या शिक्षा ग्रंथ में। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो हम आपका आंसर बता देते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ब्राह्मण ग्रंथ। क्या होगा, ब्राह्मण ग्रंथ। आपका ए नंबर पे जो लिखा हुआ है ये आपका एकदम सही है। ब्राह्मण ग्रंथ में जो व्याख्या मिलती है वो कर्मकांड से संबंधित मिलती है। कर्मकांड आप जानते हैं, पूजा पाठ इत्यादि जो हवन इत्यादि होते हैं ये सब के सब कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। आगे चलिए, अब देखो इसमें आरण्यक जो भाग है हमारा, आरण्यक भाग में उपासना परक व्याख्या मिलती है और उपनिषद में आपके ज्ञान परक व्याख्या मिलती है। इनसे रिलेटेड प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट सवाल है। 8 नंबर पे सवाल को पढ़ते हैं। वेदांत किसे कहते हैं। बहुत ही सरल दिख रहा होगा लेकिन मोस्ट सवाल है। वेदांत किसे कहते हैं। वेदांत का मतलब वेद का अंत, ऐसे आप समझ सकते हैं, वेदांत है ये, ठीक है। वेदस्य अंतिम भागा वेदांत, ऐसे भी कह सकते हैं। ऑप्शन है उपनिषद ग्रंथ को, अथर्ववेद ग्रंथम, निरुक्त ग्रंथम, शिक्षा ग्रंथम। इनमें से राइट आंसर ढूंढ के बताइए फटाफट क्या होगा। तो वेदांत हम कहेंगे भैया उपनिषद ग्रंथ को। उपनिषद ग्रंथ को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद ग्रंथ को क्या कहा जाता है, वेदांत। समझ गए आप, वेदांत किसे कहते हैं, उपनिषद ग्रंथ को वेदांत कहा जाता है।
यहाँ आपको स्पष्ट है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ऐसा हम कह सकते हैं कि उपनिषद का अन्य नाम वेदांत है, ऐसे आप मान लो। उपनिषद का अन्य नाम है वेदांत। किसका नाम है? वेदांत। क्योंकि यहाँ पर वेदों का सार प्राप्त होता है। क्या होता है? वेदों का सार प्राप्त होता है यहाँ पर, इसलिए इसको हम कहते हैं वेदांत। आगे चलिए, अगला है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर में है उपासना परक व्याख्या का संबंध किस वेद व्याख्या भाग से होता है? बताइए फटाफट। अभी हम आपको बता चुके पहले, उपनिषद ग्रंथस्य, ब्राह्मण ग्रंथस्य, आरण्यक ग्रंथस्य और वेदांतस्य। फटाफट अपना आंसर ढूंढिए। उपासना परक व्याख्या का संबंध किस वेद व्याख्या भाग से होता है? चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं सीधा ही। उपासना से रिलेटेड हम आपको बता चुके हैं। वैसे आरण्यक भाग ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, आरण्यक ग्रंथ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरण्यक। ठीक है, क्लियर है? आगे चलिए, अगला सवाल है हमारा, देखिए 10 नंबर पे। अगला सवाल हमारा 10 नंबर पे, सवाल को पढ़ते हैं। वेदों का सार किस वेद व्याख्या भाग को माना जाता है? बताइए वेदों का सार किसे कहते हैं? अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, उपनिषदम, ब्राह्मण ग्रंथम, संहिताम, आरण्यक ग्रंथम। बताइए किसको कहते हैं, फटाफट बताइए। तो वेदों का सार किसे कहा जाता है? अभी हम आपको बता चुके हैं, वेदों का सार कहते हैं उपनिषद को। किसको कहते हैं? उपनिषद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपनिषद ग्रंथम, इसको कहते हैं वेदों का सार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए। चलें आगे, चलिए सवाल नंबर 11। 11 नंबर का सवाल है, उपनिषद वेद व्याख्या भाग का संबंध किस प्रकार की विषय वस्तु या व्याख्या से होता है? समझ गए प्रश्न का मतलब? यानी उपनिषद वेद व्याख्या भाग का संबंध किस प्रकार की विषय वस्तु या व्याख्या से होता है? कर्मकांड परक व्याख्या से, ज्ञान परक व्याख्या से, उपासना परक व्याख्या से या धर्म परक व्याख्या से? बताइए उपनिषद के अंदर किस प्रकार की व्याख्या होती है, हम आपको बता चुके हैं। उपनिषद के अंदर ज्ञान परक व्याख्या पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान परक व्याख्या, ज्ञान से संबंधित व्याख्या। क्लियर है? बहुत अच्छे प्रश्न हैं इसमें। आगे चलिए, आगे देखो एकदम सिंपल सा सवाल है, लेकिन इससे आगे जो सवाल होंगे वो बहुत अच्छे आपको सवाल मिलेंगे। 12 नंबर का है, वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? वेद के अंग कितने हैं? प्रश्न ज़्यादा सरल भी नहीं है। तो वेदांग है सप्त, षट, पंच, अष्ट। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सिंपल है, वेदांग 6 होते हैं, तो षट आंसर हो जाएगा, यानी कि बे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितने अंग हैं वेद के? 6 अंग हैं। आप नाम जानते होंगे वेद के 6 अंग कौन कौन से हैं? मैं आपको नाम लिख के बता सकता हूँ। यहाँ पर एक हमारा होता है शिक्षा, एक तो होता है शिक्षा, ठीक है, एक होता है कल्प, इसके बाद में एक होता है व्याकरण, इसके बाद में एक होता है निरुक्त, और एक होता है छंद, और एक लास्ट होता है ज्योतिष। ये तो इस तरह से आपके ये 6 अंग हो जाते हैं। तो वेद के 6 अंग होते हैं दोस्तों। कितने अंग होते हैं? 6। अब 6 के नाम हमने आपको बता दिए हैं। एक शिक्षा है, एक कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। अब सभी में जो मुख्य है वो है व्याकरण, जिसको मुख्य माना गया है। क्लियर है? तो अब इससे रिलेटेड कोई सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर। अब वेदांगों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो देखिए, प्रमुख या प्रधान अंग कौन सा माना जाता है? किसका अंग? वेद का अंग। प्रमुख या प्रधान वेद का अंग माना जाता है। बताइए कौन सा माना जाता है? व्याकरण, ठीक है, निरुक्त या ज्योतिष या छंद? किसको मानते हैं प्रमुख या प्रधान? जो मुख्य है वो किसे माना जाता है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें व्याकरण। हमने आपको अभी कहा कि व्याकरण जो है उसको मुख्य मानते हैं। व्याकरण जो वेदांग है उसको मुख्य माना जाता है, प्रधान माना जाता है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा। मुखम व्याकरणम स्मृतम, इस तरह से आपने सुना होगा। आगे चलिए, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 14। देखिए सवाल नंबर 14 को पढ़ते हैं। व्याकरण वेदांगम
को किस रूप में कल्पित किया गया है, यानी व्याकरण वेदांग जो है इसको किस रूप में कल्पित किया गया है, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न देखा जाए तो आसान है, लेकिन ज़्यादा आसान भी नहीं कह सकते जब तक आपको एक बार ये जो सामान्य जानकारी यदि नहीं है तो ये आपके लिए आसान प्रश्न नहीं हो सकता है। इसलिए सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑप्शन है घ्राण, श्रोत्र, मुखम, चक्षु। बताइए, फटाफट आंसर ढूंढ के बताइए कि इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा। आप प्रश्न समझ गए, बताइए। तो इसमें चलो हम आंसर बता दें। व्याकरण वेदांग को किस रूप में माना गया है? मुख्य रूप में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मुख माना गया। मुख क्या माना गया? मुख। किसको? व्याकरण को मुख की यहाँ पर संज्ञा दी गई है, यानी कि मुख उसको माना गया है। ऐसे आपको समझना है। यहाँ पर इसमें एक श्लोक चलता है, उस श्लोक को यदि आप याद कर लेते हो तो उस श्लोक में सारा कुछ एक ही बार में आ जाता है। श्लोक आपने देखा होगा, जैसे कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तकल्पोत पठ्यते है, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते है, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। इसमें सभी के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऐसे चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है 15 नंबर का। सवाल को पढ़ते हैं। शिक्षा वेदांग को किस रूप में कल्पित किया गया है, यानी कि जो शिक्षा हमारा वेद का अंग है इसको किस रूप में माना गया है। ठीक है, जो हमारा वेद पुरुष है उसको किस अंग के रूप में यहाँ पर कल्पित किया गया है? ग्रहणम, पादौ, श्रोत्रम, हस्तौ। बताइए, शिक्षा की बात है तो शिक्षा वेदांग को माना गया है घ्राणम। घ्राणम, घ्राण यानी होता है नाक। क्या होता है? नाक। तो यहाँ पर हमने आपको एक श्लोक बताया ना, उसमें आया था शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। शिक्षा ग्रहण, शिक्षा को ग्रहण माना गया है और मुख व्याकरण को माना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रहणम। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है हमारा, देखिए 16 नंबर पे सवाल को पढ़ते हैं एक बार। देखिए यहाँ से, कल्पित अंग श्रोत्रम किस वेदांग को संबंधित है, यानी किस वेदांग से संबंधित है? कौन? कल्पित अंग श्रोत्रम। यहाँ पर श्रोत्रम के लिए कहा है कि जो श्रोत्रम हमारा अंग है वो किससे संबंधित है? शिक्षा अंग से, या व्याकरण अंग से, या निरुक्त अंग से, या कल्प अंग से? किससे संबंधित है? फटाफट बताइए। तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा 16 नंबर का। तो चलिए 16 नंबर का हम आंसर बताया था, निरुक्त आएगा इसका। निरुक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, निरुक्त। ठीक है, छंदः पादौ तु वेदस्य है, हस्तकल्पोत पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तम, निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। ऐसी लाइन आती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अभी हमने श्लोक बताया था, उसमें लाइन आई थी ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, श्रोत्र कहते हैं उसको। आगे चलिए, अगला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए 17 नंबर का, संसार के समस्त ज्ञान का आदि मूल किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे संसार का जो समस्त ज्ञान है उसका आदि मूल किसे कहा जाता है? वेद को, व्याकरण को, ज्योतिष को, महाभारत को? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेद को ही संपूर्ण ज्ञान का आदि मूल कहा गया है। सारा ज्ञान इसी से निकला है। किससे? वेद से। ठीक, आगे चलिए। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, 18 नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर का सवाल को पढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र का आदि मूल किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण शास्त्र का आदि मूल किसे मानते हैं? ऑप्शन है महाभारत को, वेद को, पाणिनि को, अष्टाध्यायी। बताइए किसको मानते हैं? संस्कृत व्याकरण शास्त्र का आदि मूल किसे माना जाता है? तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा आपका वेद। वेद हो जाएगा राइट आंसर। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, संसार में जो भी ज्ञान है उसका आदि मूल वेद को माना जाता है। तो संस्कृत व्याकरण का ज्ञान भी तो उसी के अंतर्गत आता है, ये कोई अलग से तो नहीं है ना। इसलिए संस्कृत व्याकरण शास्त्र का आदि मूल वेद को ही माना जाएगा। ठीक, आगे चलिए। अगला सवाल है हमारा, देखिए 19 नंबर। प्रातिशाख्य किसे कहा गया है? प्रातिशाख्य किसे कहा गया है? बताइए प्रातिशाख्य किसे कहा गया है? ऑप्शन देखिए, छंद शास्त्र को, लौकिक व्याकरण को, ज्योतिष शास्त्र को, वैदिक व्याकरण को। फटाफट आंसर ढूंढिए।
चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं, आपने भी सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक व्याकरण को प्रातिशाख्य कहा गया है। वैदिक व्याकरण को क्या कहा गया है? प्रातिशाख्य, यानी वैदिक व्याकरण को प्रातिशाख्य कहते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है हमारा 20 नंबर का। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। संस्कृत व्याकरण की द्विमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित है। संस्कृत व्याकरण की द्विमुखी प्रक्रिया होती है, उस द्विमुखी प्रक्रिया के अंदर सम्मिलित है बृहस्पति परंपरा, माहेश्वरी परंपरा, ए और वे दोनों, या दार्शनिक परंपरा। बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। चलिए इसका राइट आंसर होता है से, यानी कि सी आंसर इसका एकदम राइट होगा। यानी कि बृहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा ये दोनों ही परंपराएं मानी जाती हैं। संस्कृत व्याकरण की दो परंपराएं मानी जाती हैं दोस्तों, एक तो है बृहस्पति परंपरा, एक है माहेश्वरी परंपरा। ये दो ही परंपराएं हमारी मानी जाती हैं। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए बृहस्पति परंपरा का अन्य नाम क्या है? बृहस्पति परंपरा का अन्य नाम क्या है? इसको अन्य किस किस नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। तो देखिए ऑप्शन में है प्रतिपद पाठ परंपरा, लक्ष्य परंपरा, कातंत्र परंपरा, या फिर सभी। बताइए राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, फटाफट क्या आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर है डी। क्या आंसर है? डी, यानी कि बृहस्पति परंपरा को प्रतिपद पाठ परंपरा भी कहते हैं, लक्ष्य परंपरा भी कहते हैं, और कातंत्र परंपरा भी कहा जाता है। हमने इनसे रिलेटेड सारे वीडियो बना दिए हैं, चैनल पे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। उन वीडियो को देखने के बाद यदि टेस्ट आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है हमारा 22 नंबर। सवाल को पढ़ते हैं। बृहस्पति परंपरा का उपनाम नहीं है, यानी कि बृहस्पति परंपरा का इनमें से कौन सा नाम नहीं है, उपनाम नहीं है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन एक है दीर्घकालिक परंपरा, लक्षण परंपरा, क्लिष्ट परंपरा, शब्द या पद परंपरा। इनमें से एक गलत है, तो वो छांट के बताना है कि कौन सा नहीं है बृहस्पति परंपरा का उपनाम। बताइए फटाफट, 22 नंबर सवाल की हम बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्षण परंपरा, यानी कि जो बी ऑप्शन है लक्षण परंपरा, ये बृहस्पति परंपरा को नहीं कहा जाता। हमने आप अभी अभी जस्ट बताया था, इसको हम कहते हैं लक्ष्य परंपरा। क्या कहते हैं? लक्ष्य परंपरा। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। अगला सवाल है हमारा 23 नंबर के सवाल देखते हैं। बृहस्पति परंपरा के अनुसार व्याकरण के सर्वप्रथम प्रवर्तक या प्रवक्ता किसे माना गया है? बताइए, बृहस्पति परंपरा के अनुसार व्याकरण के सर्वप्रथम प्रवर्तक या प्रवक्ता किसे माना गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन है इंद्र, शिव, ब्रह्मा, भरद्वाज। बताइए किसको माना गया है? पहले सर्वप्रथम प्रवर्तक या प्रवक्ता किसे माना गया है? 23 नंबर सवाल का आंसर फटाफट बताइए, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, यानी कि सी, यानी कि ब्रह्मा को माना गया है इसमें सर्वप्रथम प्रवर्तक या प्रवक्ता। किसमें? बृहस्पति परंपरा की हम बात कर रहे हैं। बृहस्पति परंपरा के अंदर जो सर्वप्रथम प्रवक्ता मानते हैं वो ब्रह्मा जी को मानते हैं। ये बढ़िया प्रश्न है आपका। आगे देखिए, अगला सवाल है 24 नंबर। बृहस्पति परंपरा के अनुसार आदि या प्रथम वैयाकरण किसे कहा गया है? देखिए वैयाकरण, वैयाकरण का मतलब होता है जो व्याकरण को जानने समझने वाला व्यक्ति होता है, व्याकरण का जो ज्ञान रखता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वैयाकरण। जिस तरह से हम एक शास्त्र होता है, ठीक है, शास्त्र को जानने वाले को क्या कहते हैं भाई? शास्त्रज्ञ कहते हैं कि नहीं? इसी तरह व्याकरण को जानने वाले को हम वैयाकरण कहते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। क्लियर है? अब यहाँ प्रश्न ये है कि बृहस्पति परंपरा के अनुसार आदि या प्रथम वैयाकरण किसे कहा गया है? पहले प्रथम वैयाकरण जिसने पहली बार व्याकरण समझी या पढ़ी? पतंजलि, पाणिनि, भरद्वाज, इंद्र। बताइए 24 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि इंद्र को माना जाता है। इंद्र को सविभाग व्याकरण की रचना सबसे पहले इंद्र ने की है। टॉपिक वाइज एकदम व्यवस्थित तरीका से इंद्र ने ही पहली बार व्याकरण को सिस्टमेटिक तरीका से जमाया है। जो इंद्र का व्याकरण है बहुत विस्तृत व्याकरण है। ऐसे मानते हैं कि जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है इससे भी काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। अगला सवाल है हमारा 25 नंबर का।
संस्कृत व्याकरण की आदिमा या आद्या परंपरा किसे कहा गया है? आदिमा या आद्या परंपरा किसे कहते हैं? संस्कृत व्याकरण की आदिमा या आद्या परंपरा किसे कहा जाता है? माहेश्वरी परंपरा को, वैदिक परंपरा को, या लौकिक परंपरा को, या वारस्पति परंपरा को? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम बता देते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति परंपरा, यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही है। बृहस्पति परंपरा को संस्कृत व्याकरण की आदिमा या आद्या परंपरा कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा 26 नंबर पे। देखिए, महाभाष्य के अनुसार बृहस्पति परंपरा में पहले अध्येता किसे माना जाता है? अध्येता यानी अध्ययन करने वाला, पहला अध्येता किसे माना जाता है? इंद्र को, या बृहस्पति को, या ब्रह्मा को, या अग्नि को? बताइए किसे मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंद्र को माना जाता है। पहले जो अध्येता है वो किसे मानते हैं? इंद्र को मानते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है 27 नंबर का। सवाल पढ़ते हैं, महाभाष्य में उल्लेख अनुसार बृहस्पति परंपरा में पहले प्रवक्ता किसे माना गया है? एक तो अध्येता हो गए, अध्येता इंद्र को माना गया है, तो यहाँ पर प्रवक्ता की बात है। प्रवक्ता किसे माना गया है? ब्रह्मा को, बृहस्पति को, इंद्र को, या शिव को? बताइए फटाफट। 27 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो एकदम राइट है, इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो बृहस्पति जी हैं उनको माना जाता है पहला प्रवक्ता। किसमें? बृहस्पति परंपरा में। और ये बात है महाभाष्य के अनुसार, महाभाष्य में ऐसा उल्लेख मिलता है, उस उल्लेख के अनुसार ही यहाँ पर हम बता रहे हैं बृहस्पति परंपरा के पहले प्रवक्ता बृहस्पति जी को मानते हैं। क्लियर है? आगे चलिए। अगला हमारा सवाल बहुत ही शानदार सवाल है 28 नंबर का। दुनिया का पहला सविभाग व्याकरण, यानी कि संस्कृत व्याकरण की बात है, किसे माना जाता है? दुनिया का पहला सविभाग व्याकरण किसे माना जाता है? ऐन्द्र व्याकरण को, पाणिनि व्याकरण को, पतंजलि व्याकरण को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसे मानते हैं? फटाफट आंसर ढूंढिए अपना और आंसर लगाइए, और लास्ट में आप बताइए कि आपके 30 में से कितने सही हो रहे हैं। आप खुद का मूल्यांकन करिए और बताइए, टाइप करिए फटाफट अपना स्कोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऐन्द्र व्याकरण। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ऐन्द्र व्याकरण दुनिया का पहला सविभाग व्याकरण है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि पाणिनि के अष्टाध्यायी से बहुत ज़्यादा व्यापक था ये। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। अगला हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है 29 नंबर का। ऐन्द्र व्याकरण को व्याकरण की किस श्रेणी में रखा जाता है? इंद्र व्याकरण को व्याकरण की किस श्रेणी में रखा जाता है? ये हमारा सवाल है। ऑप्शन है उदीच्य व्याकरण श्रेणी में, प्राच्य व्याकरण श्रेणी में, या वे दोनों में, या दाक्षिणात्य व्याकरण श्रेणी में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐन्द्र व्याकरण को किस श्रेणी में रखा जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राच्य व्याकरण श्रेणी। बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। प्राच्य व्याकरण श्रेणी में रखा जाता है। कहाँ? प्राच्य व्याकरण श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर है? आगे चलिए। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ जानकारी चाहिए, मान लो आप उदीच्य व्याकरण श्रेणी और प्राच्य व्याकरण श्रेणी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप हमें कमेंट करिए, तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट सवाल है, उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। लास्ट सवाल है हमारा, देखिए, ऐन्द्र व्याकरण का प्रारंभ किस वाक्य से होता है? यानी कि जो ऐन्द्र व्याकरण का हमारा प्रारंभ होता है वो किस वाक्य से होता है? स्टार्टिंग किस वाक्य से होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है पहले नंबर पे अथ वर्ण समावनायः, अथ शब्दानुशासनम, अथ मंत्र समावनायः, या कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, लास्ट प्रश्न है हमारा ये। चलिए हम बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए, यानी कि अथ वर्ण समावनायः, ऐसा यहाँ पर होगा। ये स्टार्टिंग हमारा वाक्य है, स्टार्टिंग वाला वाक्य है, इसी से स्टार्टिंग हो रहा है इसका। ऐन्द्र व्याकरण का जो प्रारंभ है वो अथ वर्ण समावनायः इस तरह लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको व्याकरण के सामान्य परिचय से संबंधित 30 प्रश्न बताए, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे। ठीक है दोस्तों, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए उपयोगी हैं, और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए उपयोगी हैं। ऐसे ही आपको डेली क्वेश्चंस मिलते रहेंगे दोस्तों। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लग रहा है, इसलिए छोटा सा काम है, जरूर करिए आप।
ठीक है। इसके अलावा आप यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है आपका मन में किसी भी तरह के सवाल को लेकर के, तो आप हमें कमेंट में सवाल करिए, आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों हम आपको जो अन्य सब्जेक्ट हैं आपके, साइकोलॉजी है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान है, पर्यावरण है, इनकी टेस्ट सीरीज भी आपको स्टार्ट करने वाले हैं। हमने आरबीसी और एनसीईआरटी की जो हमारी किताबें चलती हैं 6 से लेकर 10वीं तक की, उन किताबों को मैंने अच्छे से पढ़ने के बाद में नोट्स बनाए और उन्हीं में से मैंने प्रश्न तैयार करे हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज के रूप में बताऊंगा। निश्चित रूप से आपको प्रश्न मिलेंगे। 2021 का जो रीट का एग्जाम हुआ उनमें से बहुत सारे सवाल आए यूँ कि तो, ठीक है, थोड़ी सी भाषा बदल गई लेकिन सवाल आपको मिले हैं उसमें से, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।